ओके, तो अंकित, हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर 4। चैप्टर 4 मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मतलब हेलो सुनम। हेलो सर। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल से चैप्टर 4 ऑफ साइंस, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब परमाणु की संरचना। तो हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे और वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर। तो कल हम लोगों ने समझा कि जो है साइंटिस्ट लोगों ने कैसे करके करके पता किया कि भाई, लो माही, चलिए गुड मॉर्निंग सर। अभी चलो हो गया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। चलिए, तो हाँ, आप लोग को मैंने अभी स्क्रीन शेयर स्टार्ट नहीं किया है। शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। बताइए जो आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा हो तो। हाँ, दिख रहा है अभी मेरा स्क्रीन? यस सर। और अभी वाइट स्क्रीन भी दिख रहा होगा। हाँ सर। ओके, तो देखिए, हम लोग शुरू किए थे इस चैप्टर को, जो जिसमें हम लोग पहले समझे कि साइंटिस्ट लोग तब एक्सपेरिमेंट करके क्या क्या पता किए कि भाई एक ही एटम के अंदर या परमाणु के अंदर में 3 तरह का चीज पाया जाता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग थ्योरी दिए कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, एक चीज भी कंफर्म था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, ये दो चार्ज एलिमेंट्स हैं किसी भी परमाणु के अंदर में। ठीक है, इनके अंदर कोई तरह का चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है किसी भी एटम एटम या परमाणु के अंदर में। कि अगर जो है दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन भी रहेगा। ठीक है, और बाद में पता चला कि भाई जो है एक एक अनचार्ज, मतलब न्यूट्रली चार्ज, या एक न्यूट्रल सब्सटेंस भी रहता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जिस जो नहीं बोलते हैं, साधु टाइप का रहेगा, उसके अंदर ना ना पॉजिटिव एनर्जी ना नेगेटिव एनर्जी, ठंडा रहेगा, उसको उसको कोई लेना देना नहीं किसी से, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रॉन। उसके हम लोग सीखे कि भाई तीन अलग अलग साइंटिस्ट का थ्योरी था। एक तो थॉमसन का थ्योरी था, जो बोले बोले कि भाई परमाणु जो होता है तरबूज जैसा होता है। ठीक है, तो तरबूज जैसा बोले तो जो है बीच वाला जो पोर्शन जो रहता है तरबूज का, ये वाला पोर्शन जो है ये है प्रोटॉन, जो जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, और जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीज जैसा रहता है इसमें, जैसे तरबूज में बीज रहता है ना, काला सा बीज, तो वैसा इलेक्ट्रॉन रहता है। ये थॉमसन का थ्योरी था। उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने जा करके एक्सपेरिमेंट किया, ये सोने का, मतलब ये गोल्ड प्लेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को पार कराया, देखने के लिए कि जो आपका ये एटम है या परमाणु है, उसमें क्या पूरा भरा हुआ रहता है या खाली जगह रहता है, क्या रहता है, पता करने के लिए। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इसके अंदर से गुजारा। तो देखिए कि बहुत सारा जो है, जितना अल्फा पार्टिकल था सीधा सीधा निकल गया, कोई अंतर नहीं पड़ा। कुछ कुछ जो था जो सीधा गया इधर से और ऐसे रिबाउंड हो गया, 12,000 में से एक, 1 आउट ऑफ 12,000। ठीक है, और कुछ कुछ जो था बहुत कम था जो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई हाँ, परमाणु जो होता है मोस्टली खाली जगह रहता है उसमें, और जो है और जैसे न्यूक्लियस में जो रहता है वो उसमें ये प्रोटॉन रहता है, जिससे होकर के वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, लौट जाता है, और सॉरी रिबाउंड हो जाता है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन से बीच बीच में जो तैर रहा होता है, वो उससे होके जो जाता है, गुजरता है, तो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, या थोड़ा विचलित कर देता है, उसका रास्ता बदल देता है थोड़ा सा।
तो रदरफोर्ड ने कहा कि भाई ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसका ऑर्बिट में रहता है, परिधि पे रहता है, एक ही कक्षा में रहता है, कि सारा प्रोटॉन या सेंटर पे, जिससे होकर के जो अल्फा पार्टिकल था गया और लौट गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है उससे टकरा करके ये अपना रास्ता बदलता है, या फिर जो अल्फा पार्टिकल से बगल से गया से गुजरता है। तो ये रदरफोर्ड का थ्योरी था। तीसरे आए बोर, तो उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया जो कि हम लोग, अच्छा हाँ, बिफोर आई गो फर्दर, अल्फा पार्टिकल्स हम लोग उसका बात कर रहे थे कल। तो अल्फा पार्टिकल जो है ना, ये समझिए कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें कि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन रहता है, ठीक है, इससे मिलके बना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ठीक है। तो इसका इसका खासियत ये होता है कि ये इसके अंदर काफी, क्या बोलते हैं, पेनिट्रेट करने का क्षमता होता है, मतलब कोई भी हार्ड सब्सटेंस, कोई भी कड़ा चीज, मजबूत चीज रहेगा, उसको ही पेनिट्रेट कर जाता है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल यूज किया गया था कि वो सोने का जो चादर था उससे गुजारने के लिए, ठीक है, कि भाई ये टेंशन नहीं हो कि लौट जाएगा, मतलब। तो अल्फा पार्टिकल का एक खासियत होता है, और उसमें अब हम लोग अभी और थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन का अगर एटम देखेंगे तो उसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, ठीक है। हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का संख्या बराबर रहता है। जो हम अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे थे उसमें था 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसका टेंडेंसी रहता है कि इसको अगर कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए अगर, तो ये बन जाएगा आपका हीलियम का एटम बन जाएगा, ठीक है। तो समझिए कि हीलियम के एटम में से, हीलियम के परमाणु में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जो बनता है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसको अगर निकाल दिए अगर, ये उड़ गया अगर, तो बन जाता है अल्फा पार्टिकल, जिसके अंदर की, जिसका स्पीड काफी अच्छा होता है, और इसका, इसमें पेनिट्रेट करने का क्षमता, मतलब किसी चीज के अंदर में जो है उसके होके गुजरने का क्षमता जो है, नहीं होता, जैसे कि एक्सरे है, उसका पेनिट्रेशन पावर इतना है कि वो आपका स्किन को पार करके आपका हड्डी का फोटो ले लेता है, राइट। तो उसी तरह से अल्फा पार्टिकल का वही खासियत है। तो अभी तक हम लोग जितना कुछ बात किए, जितना कुछ रिवीजन किए हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजन या कुछ ऐसा छूट रहा हो तो बताइए भाई। क्लियर है सब? माही, सोनम, अंकित, यस सर, अभी तक तो अभी तक क्लियर है? तो आपके लिए कंफ्यूज कराते हैं आप लोग को, है। चलिए, कोई नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग और पढ़ेंगे क्या क्या, वो है पहला चीज तो, कि जो बोर का थ्योरी था उसके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने बताया कि भाई आपका जो ये परमाणु है, न्यूक्लियस में, मतलब उसके केंद्र में सारा पॉजिटिव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी, मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है या प्रोटॉन होता है? प्रोटॉन होता है, राइट। ओके, चलिए जो भी स्पेलिंग है इसका, न्यूक्लियस में, हाँ। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि भाई प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन को प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं, हाँ वही प्रोटॉन क्यों हम वो सोच रहे थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन मतलब जो साधु बाबा लोग हैं, ठीक है, जिसमें जो जो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं, वो सभी रहता है न्यूक्लियस में, केंद्र में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग कक्षा में, जैसे सोलर सिस्टम अपना है ना, उस तरह से, कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये था इसका बोर का थ्योरी था, और वो काफी बाद में इफेक्टिव माना गया और उसको सही माना गया। रदरफोर्ड के थ्योरी में भी कुछ कुछ दोष था, आपका जो थॉमसन का थ्योरी था उसमें भी दोष था, तो वो सबको होने के बाद हुआ कि नहीं, ये बोर का थ्योरी जो है उतना बोरिंग नहीं जितना कि हम लोग सोच रहे थे, ठीक है।
तो इन्होंने बताया कि भाई ये जो जितना इलेक्ट्रॉन्स है ना, बस सारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन ये सभी कक्षा में घूम रहा है। जैसे कि सोलर सिस्टम में अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो सब कोई घूमते रहता है, समझिए कि इलेक्ट्रॉन वैसे घूम रहता है। ओनली डिफरेंस बीइंग कि ये जो हम लोग कक्षा में देखते हैं सोलर सिस्टम का, उसमें एक कक्षा में एक ऑर्बिट में एक ही प्लेनेट होता है, एक ही ग्रह होता है जो घूम रहा होता है ना। यहाँ पे है कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो बोर्ड ने बताया कि भाई देखिए, हर एक कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूला के ऊपर, कि भाई न्यूक्लियस के बाद जो पहली कक्षा है उसमें अब कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो वो था 2n², एन की जगह पे 1 लगा दीजिए, 2 × 1², यानी कि 2। तो कोई भी अगर परमाणु हो तो उसका पहला कक्षा होगा तो उसमें मैक्सिमम अप टू 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। तो अब मान लिया जाए कि हम लोग एक मान लिया जाए कि एक एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। ठीक है, मतलब आएंगे इस पे। तो ठीक है, मान लिया जाए कि एलिमेंट है कुछ भी, हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर, सॉरी, एलिमेंट, चलिए इसका सिंबल, और चलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर। अब बोलेंगे आप लोग एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो चलिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर को थोड़ा सा एक बार खोद लेते हैं, उसके बाद विल कम बैक टू दिस। तो अब मान लिया जाए आपका ये परमाणु है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये एटम एटम परमाणु जो भी बोलिए, इसका न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है अगर कितना न्यूट्रॉन होगा, वो भी 3 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी 3 होगा। तो जो इसका न्यूक्लियस में जितना भी प्रोटॉन रहता है, मतलब जितना भी पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट, ये पार्टिकल्स होता है, उसको ही बोलते, एटम के न्यूक्लियस में, परमाणु के केंद्र में जितना भी पॉजिटिव एनर्जी वाला एलिमेंट्स रहता है, उसको वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो अब अगर आप हाइड्रोजन का बात करेंगे, तो हाइड्रोजन का अगर बात करेंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन रहता है। तो उसका मतलब सिंबल है, मान लिया हाइड्रोजन, तो ठीक है, H, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन रहता है। तो उसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 1। प्रोटॉन की संख्या, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और दूसरा होता है टर्म, आप लोग देखेंगे पाला पड़ेगा, उसको बोलते हैं मास नंबर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी जो साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च कर रहे थे, पता किए कि भाई प्रोटॉन का जो वजन है इलेक्ट्रॉन का वजन का 3 गुना है, 3000 गुना है, 3000 टाइम्स इनटू इलेक्ट्रॉन का वेट। मतलब किसी भी परमाणु में अगर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का वजन जो है मतलब नहीं के बराबर है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा एक घर में एक, अब आदमी का वजन तो नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है, एक एक हाथी है, उसका वजन है 3000 किलो, ठीक है, और घर में एक दूसरा एक चूहा है, उसका वजन है 1 किलो। तो हाथी और चूहा का वजन मिलाकर के 3000 किलो बोलिए, या 3001 किलो बोलिए, ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब इस वजन के सामने इसका छोटा वाला वजन का मतलब कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है, मतलब सॉरी जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका कोई योगदान नहीं होता है वजन में। मतलब जो परमाणु का वजन है उसमें उसका कोई योगदान नहीं होता है, सारा वजन प्रोटॉन का होता है। मान लिया जाए, देखिए, एक परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन हो और 5 प्रोटॉन हो और 5 न्यूट्रॉन हो, तो ये 5, ये अगर मान लिया एक एक इलेक्ट्रॉन का वजन 1 ग्राम है, अगर इसका वजन 3000 ग्राम होगा, तो ये 5 ग्राम, ये 3000 × 5, 15000 ग्राम। 15000 के सामने 5 ग्राम का क्या औकात है, कुछ नहीं। तो वही होता है कि जो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि
किसी भी परमाणु का जो असली वजन होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, प्रोटॉन बहुत भारी होता है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 3000 गुना भारी होता है। उसी तरह से न्यूट्रॉन भी काफी वजन ज्यादा होता है, मतलब कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए बोलता है कि जब भी आप परमाणु का वजन का बात करते हैं, उसका मास का बात करते हैं, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड कि भाई इसका न्यूक्लियस में, सब कुछ न्यूक्लियस में है, वहीं पे प्रोटॉन है, वहीं पे न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, हम पी और एन यूज कर रहे हैं शॉर्ट के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, तो पूरा जो मास है परमाणु का, एटम का, वो सारा वजन जो है उसके केंद्र में, न्यूक्लियस में है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मास नंबर जो है is sum of number of protons plus sum of number of neutrons, protons and neutrons, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाता है मास नंबर। और एटॉमिक नंबर का बात कर रहे हैं अगर, तो वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स नॉट प्रोटॉन्स। ओके, तो देखिए दो 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 टर्म सीखे कि आपको कोई बोलेगा कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर निकालिए, तो आपको इसमें करने से कुछ काम नहीं है। आपको ये जानना है कि एटॉमिक नंबर जो है वो होता है से केंद्र में जो जितना भी प्रोटॉन रहता है उसका संख्या। ठीक है, तो वो हो गया एटॉमिक नंबर। और मास नंबर मतलब जो वो सभी चीज जो कि परमाणु का मास डिफाइन करता है या डिराइव करता है, जिसकी वजह से उसका वजन डिसाइड होता है, दैट इज व्हाट इज मास नंबर। तो वहां पे आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे। इसको अगर बच्चा ऐसा याद करना चाहता है तो समझिए कि एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन का संख्या क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन तो बनवास है, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है इधर, ठीक है, ऑर्बिट में, कक्षा में। कल को उसका ज्यादा एनर्जी मिल गया, इधर उधर भाग सकता है। तो वो एक ऐसा चीज है, इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है वो चेंज हो सकता है किसी भी परमाणु का। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट रिएक्शन हैपेंस। और हम लोग फॉरेन सीखेंगे और भी वैलेंसी वगैरह का फिर से रीडिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए चाहे जैसे भी याद रखने में सहूलियत हो कि भाई किसी भी परमाणु का जो उसका असली जो गुण होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, मतलब उसके अंदर कितने कण हैं, कितने कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या हमेशा बराबर होता है किसी भी परमाणु के अंदर में, उसका ओरिजिनल शेप में। तो हमेशा प्रोटॉन पकड़ते हैं भाई, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, साधु बाबा है वो, और इलेक्ट्रॉन बदमाश है, घूम रहा है इधर उधर, कभी भी निकल सकता है। तो इसीलिए एक ही चीज निश्चित फिक्स है, वो है प्रोटॉन, कि भाई पॉजिटिव एनर्जी है वो को। तो यहाँ पे अगर कुछ उदाहरण देखेंगे अगर, तो हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल H होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम होता है दूसरा, हीलियम, उसका सिंबल होता है He, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। उसके बाद होता है लिथियम, लिथियम का सिंबल हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, Li होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अब 1 2 3 जो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम में लिथियम का है, उसका मतलब है कि हाइड्रोजन में एक परमाणु, सॉरी, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। लिथियम में 2 प्रोटॉन, सॉरी, 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सब जो है आपका पीरियोडिक टेबल में दिखेगा। आपके इस चैप्टर में भी एक टेबल बना हुआ है, उसमें आपको सब कुछ दिखेगा। तो एटॉमिक नंबर किसी भी चीज का ये बताता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या भी उतना ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन को चूज करते हैं टू डिफाइन दैट। ठीक है, और मास नंबर कि वो सभी पदार्थ परमाणु के अंदर में जिससे कि उसका मास या उसका वजन डिसाइड होता है, दैट इज मास नंबर। तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उसको ऐड करके बताते हैं मास नंबर। अभी तक में कोई कंफ्यूजन, दिक्कत है तो बताइए भाई। तेज जा रहे हो, स्लो जा रहे हो तो बताइए। माही, अंकित, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। No, sir. ओके,
तो ये हो गया, हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में सीखे। ठीक है, अभी जो है हम लोग वापस जा रहे हैं, जो बोर्ड ने अपना थ्योरी दिया था कि भाई परमाणु का संरचना कैसा होता है, परमाणु का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बोर्ड ने बताया दो ही चीज, कि भाई एक तो ये जान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, जिसमें कि सारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन पड़ा रहेगा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाला चीज और न्यूट्रल एनर्जी वाला चीज, और इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग कक्षा में घूमते रहता है। कौन से कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके लिए उन्होंने एक थ्योरम दिया, वो कहते हैं 2n²। सॉरी, तो पहला कक्षा 2n² बताता है कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में रह सकता है। दो चीज में ध्यान रखने का है, एक तो ये फॉर्मूला, और दूसरा ये कि किसी भी कक्षा में जो सबसे बाहर का कक्षा है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सबसे बाहर वाला कक्षा। अब एक इसका उदाहरण देखिए, अगर मान लिया जाए कोई चीज, कोई पदार्थ हम लेते हैं, चलिए क्लोरीन लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को साइड में रखते हैं कि भाई 17 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ कहाँ बटा होगा। तो पहला कक्षा में बोला कि 2n², जहाँ पे n का वैल्यू 1 है अगर, तो 2 × 1²। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 2 × n की जगह पे 2 लगा देंगे, 2²। ये हो गया 8। तीसरा कक्षा में हो गया, तीसरा कक्षा में 2 × n², n की जगह पे हो गया 3, इसका स्क्वायर, 3 3 9 2 18। ठीक है, चौथा कक्षा में हो गया 2 × 3, सॉरी 2 × 4², 4² 16, × 2 32। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्लोरीन का बात कर रहे थे कि भाई कैसे रहेगा। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 18 रह सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लोरीन का खेल में, यहाँ पे मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन ही रहा। हाँ, तो भाई चलिए, तो हाँ हम लोग बात करें 17 इलेक्ट्रॉन अगर है क्लोरीन में, एटॉमिक नंबर उसका अगर 17 है, तो 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो मतलब पहला कक्षा में 2, इसके हिसाब से दूसरा कक्षा में 8 रह सकता है, तो 2 8 10, चलिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। ठीक है, 3 3 6 7 और 8। अब बचा 7, तो 7 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो बोर्ड ने ये कहा कि सबसे बाहर का कक्षा में, मतलब इवन इफ दिस फॉर्मूला अप्लाइज कि किसी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन जो सबसे बाहर का कक्षा है, जैसे क्लोरीन का सबसे बाहर का कक्षा कौन सा हो गया, ये वाला तीसरा कक्षा, जिसमें कि 7, थर्ड ऑर्बिट है, जिसमें कि 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वही बोले कि भाई आपका जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाला कक्षा जो है, उसे मैक्सिमम 8 ही रह सकता है। ठीक है, इवन इफ दिस फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कोई भी पदार्थ, शायद क्या, गोल्ड, सोना जो होता है इसका Au होता है ना, उसमें इसका आई थिंक उसका एटॉमिक नंबर 108 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मान लिया जाए 108 होता है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे बटेगा इसका। अगर पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा में कैसे बढ़ सकता है। पहला कक्षा 2, दूसरा कक्षा में 2 × n², 2², यानी 8। तीसरा कक्षा में 2 × 3², 3², 18। चौथा कक्षा में हो गया 2 × 4², यानी कि 32। पांचवा कक्षा में हो गया 2 × 5², यानी कि 50। छठा कक्षा में हो गया 2 × 6², यानी कि 72। ठीक है, तो ऐसा है 108 रहेगा, तो पहला कक्षा में 2 भर गया। ठीक है, 2 चला गया, दूसरा कक्षा में 8 चला गया, तो 2 + 8 हो गया। ठीक है, तीसरा कक्षा में 18 चला गया। अभी तक कितना हुआ है, 10 18 28। ठीक है, अभी आगे बढ़ सकते हैं। चौथा कक्षा में रहेगा 32,
तो ये हो गया 28, 32 हो गया 60। ठीक है, 4 कक्षा मिला के। 5वां कक्षा में हो गया 50। 50 तो हो गया 110। मामला गड़बड़ा गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे है कि आपका जो है सबसे बाहर का कक्षा, जैसे 5वां कक्षा, यहाँ पे देखिए 5वां कक्षा में 50 है। ठीक है, 50 नहीं, 50 करने 110 हो जाता है यहाँ पे। 5वां कक्षा तक, मतलब अगर गोल्ड का, मतलब सोना का आप सोच रहे हैं अगर, कि भाई 3 कक्षा, चौथा कक्षा, 5वां कक्षा। 5वां कक्षा में आपको लग रहा है कि यहाँ पे 50 होने पे 110 हो जाता है, यहाँ पे हमको 108 ही चाहिए था, तो मतलब यहाँ 50 नहीं होगा, 48 होगा। जवाब है नहीं, कि आपका जो सबसे बाहर का कक्षा है उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इवन इफ दैट इज योर 5th ऑर्बिट और 4th ऑर्बिट। मतलब उस कक्षा का कैपेसिटी है उतना रहने का, लेकिन कोई भी पदार्थ का जो सबसे बाहर, कोई भी परमाणु का सबसे बाहर का कक्षा में मैक्सिमम आपका 8 ही रह सकता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो देखिए, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि बोर्ड ने कहा एक, कि भाई किसी भी कक्षा में कितना, किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके लिए फॉर्मूला फॉर्मूला बताया 2n²। तो ये आपको बताता है कि उस कक्षा का, उस ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम कितना रह सकता है। लेकिन बोर्ड ने ये भी कहा कि भाई एक चीज ध्यान रखिए, कि आपका अगर परमाणु ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर जो है बहुत ज्यादा है, और आप मान लिया जाए 6 ऑर्बिट है उसमें, तो छठा ऑर्बिट का अगर देखेंगे तो छठा ऑर्बिट का कैपेसिटी जो है 72 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका पास 6 ये है तो उसमें छठे वाले में 72 रहेगा, नहीं। हो सकता है आपको 7वां रखना पड़ेगा। 7वां मतलब रखना नहीं पड़ेगा, उस एटम में समझिए 7वां ऑर्बिट रहेगा। 7वां ऑर्बिट मतलब सबसे बाहर का ऑर्बिट जो रहेगा उसमें सिर्फ मैक्सिमम 8 तक रह सकता है। एंड दैट इज व्हाट वाज गिवन एज अ थंब रूल टू फॉलो। अभी तक में कोई दिक्कत, कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। और अगर मान लीजिए कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। माही, अंशु, अंकित, प्रिया। नो सर। ओके, तो ठीक है। तो हम लोग ये, बोर्ड ने बोला कि भाई देखिए आपका जो कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है किसी ऑर्बिट में, वो फॉर्मूला ये है। और दूसरा ये था कि भाई मैक्स, सबसे आपका बाहर वाला कक्षा जो है उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी था। ठीक है, तो मैक्स, अब मान लिया जाए कि देखिए 2 उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का, और दूसरा उदाहरण लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या क्या है, 1 है। क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है, 17 है। इसका मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, या एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मतलब है इसमें 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का बनाइए एटम। ठीक है, एक क्लोरीन का एटम बनाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन में एक एक प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस में है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गोल गोल घूम रहा है। घूमने दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन है जो इस कक्षा में घूम रहा है, एक ही ऑर्बिट है। तो यहाँ पे देखिए 2n² वाला फॉर्मूला भी ठीक है। और मैक्सिमम 8 रह सकता है बाहर, सबसे बाहर कक्षा में। यहाँ पे एक ही कक्षा है, वो उसका बाहर का कक्षा है, तो मैक्सिमम 8 रह सकता है। तो मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड को कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। क्लोरीन का परमाणु देखेंगे, इसमें 17 है, 17 प्रोटॉन, 17 न्यूट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो एक कक्षा में 17 नहीं रह सकता है। उसने कहा था भाई कि सबसे बाहर का कक्षा में 8 रह सकता है, और सबसे छोटा पहला कक्षा में 2 ही रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अगला हो गया, दूसरा कक्षा में 8 रह सकता है, तो दूसरा कक्षा में 8 हो गया। 3 3 6 7 8 हो गया। 2 8 10 हुआ, और 7 बच रहा है। ये इस कक्षा में 7 है। 3 3 6 1 7। ठीक है, तो मामला ठीक है। बोर्ड का थ्योरी के हिसाब से 2n² का फॉर्मूला भी लग रहा है, और सबसे बाहर का कक्षा में मैक्सिमम 8 रह सकता है, वो भी ठीक है यहाँ पे, क्लोरीन के केस में भी, हाइड्रोजन के केस में भी।
अभी देखिए एक चीज आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले कक्षा में, दिस इज व्हाट डिफाइंस कि भाई किसी का रिएक्शन करने का टेंडेंसी क्या होगा। अब देखिए हाइड्रोजन के पास में एक ही कक्षा है, उसमें मैक्सिमम 2 रह सकता है। अब इसको इसको हड़बड़ी है कि भैया जल्दी से हमको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हम सेटल हो जाएंगे। बोलते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी मिल जाएगा, सेटल हो जाएंगे। ऐसे नौकरी मिलने के बाद लोग सेटल नहीं होता है, काम बढ़ जाता है, अलग बात है। लेकिन वो होता है कि भाई हाँ ठीक है, नौकरी लग जाएगा तो उसके बाद जो है महीने महीने तनख्वाह आएगा, परिवार चल पाएगा, और काम तो खैर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है, हाइड्रोजन को है कि भाई जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन हमको कोई दे दो, मेरे पास 2 हो जाए, क्योंकि इसके पास एक ही कक्षा है। तो एक कक्षा में मैक्सिमम जो है 2n² मतलब मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, तो उसको एक ही चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे दिया तो भी न्यूट्रल है, इसके पास कुछ करने को बचेगा नहीं। एक मिल गया तो उस कक्षा में जितना चाहिए उतना मिल गया, तो उसका काम हो गया। उसी तरह से क्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन का सबसे बाहर का कक्षा में 8 ही रह सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी 7 है। तो इसको भी हड़बड़ी है कि भाई जल्दी से कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा सेटल हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो है ना, काफी एनर्जी वाला काम है, काफी ताकत लगता है, जोर लगता है उसमें, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन का बाहर का कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या, इसको क्या टेंशन है लाइफ में कि भाई कोई या तो मेरा 7 इलेक्ट्रॉन ले जाओ या हमको एक दे दो। एक दे देगा तो क्या होगा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये सेटल हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसको है कि भाई चलो एक इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है, मेरा 7 ले जाओ, 7 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, ताकि ये वाला नौकरी नहीं लगे, कोई बात नहीं, मेरा खेती चल रहा है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेसिकली समझना ये है कि किसी भी परमाणु का, कोई भी कोई भी पदार्थ का परमाणु जो होता है ना, उसका एक ही काम है लाइफ में, उसको रहता है कि जल्दी से जो है हम एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाए, हमारा एक एक निश्चित भविष्य हो। और निश्चित भविष्य होने के लिए उनको सबसे बाहर वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक्सेप्ट फॉर substances which have only one orbit, ठीक है। अगर एक ही कक्षा अगर है तो उसको मैक्सिमम 2 ही लगेगा, तो उनको होता है, उनको 2 पुराने का जल्दी होता है, नहीं तो बाकी लोग को 8 पुराने का जल्दी रहता है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब किसी भी परमाणु का को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना चाहिए, कितना लेगा या कितना देगा, वो डिसाइड करता है कि भाई उसका, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो अगर आप लोग इस टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे चलिए आप डाल सकते हैं एक कॉलम वैलेंसी, आपके टेबल में, बुक में रहेगा। हाइड्रोजन देखिए, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, यहाँ पे 5 है, ये 4 है। अब देखिए यहाँ पे इसके पास एक है, एक ही इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब एक ही कक्षा होगा, मतलब मैक्सिमम उसमें 2 रह सकता है 2n² फॉर्मूला के हिसाब से। एक ऑलरेडी है, तो इसको क्या हड़बड़ी है कि भाई जल्दी से कोई एक दे दो, या कोई हमको एक और दे दो, मेरा 2 हो जाएगा, हम सेटल हो जाएंगे। या नहीं कि भाई मेरा जो एक है वो भी ले लो, खत्म करो, झंझट ही नहीं रहेगा, रिटायर हो जाएंगे हम, ठीक है। या अब देखिए हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मतलब इसका एक ही कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम जो है, इसका इसका जो है, इसको कुछ करना धरना नहीं है, इसका इसका मामला सेटल है, इसको जितना चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेटल होने के लिए, इसके बाद अच्छा नौकरी है, इसको कुछ नहीं चाहिए, तो इसका वैलेंसी 0 है इसके अंदर। तो वैलेंसी मतलब बेसिकली देखेंगे तो किसी भी परमाणु का संयोग करने का क्षमता, या किसी और के साथ रिएक्ट करने का टेंडेंसी, या कौन कितना एक्टिव है। अब देखिए एक है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम बताए ना कि जितना जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करना, डालना या निकालना इज अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब उसके लिए जोर लगता है। तो किसी केस में अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो वर्सेस 5 इलेक्ट्रॉन निकालना हो किसी एटम से, तो 5 वाला में बहुत जोर से एनर्जी लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, एक वाला आसान होगा रिलेटिवली। तो जिसका जिसमें जिसमें निकालना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के साथ में खेल करना है, समझिए कि उसको कम एनर्जी लगेगा, मतलब वो ज्यादा एक्टिव है।
समझ पा रहे हैं? लिथियम देखिए, अब यहाँ पे लिथियम जो है 3 है। सबसे बाहर का कक्षा में सबसे अंदर कक्षा में 2 रहेगा और उसके बाद जो कक्षा है उसमें 1 है। तो अब इसको क्या है, या तो कोई एक इसका ले जाए या 7 इसको दे दे, ठीक है। तो चूंकि एक एक ही का खेल है तो भाई चलो एक ले जाओ, तो इसका इसका वैलेंसी 1 होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 है, इसको वो है कि एक ले जाओ या एक दे दो, इसको भी भाई ले जाओ, मेरे पास 2 ऑलरेडी पहला कक्षा में है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो इसका रहता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे बेरिलियम का 4 है, तो पहला कक्षा में 2 होगा, दूसरा कक्षा में 2 होगा। अब इसका क्या खेल है लाइफ में कि भाई मेरा 2 जो है लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए, कोई ले गया तो हम सेटल हो जाएंगे, मेरे पास पहला कक्षा मेरा फुल है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बेरिलियम का। बोरन में 5 है, मतलब 2 यहाँ पे रहेगा और तीन तीन जो है दूसरा कक्षा में रहेगा। तो इसको है कि भाई मेरा 3 कोई ले जाओ, मतलब इसके 2 ऑप्शन है कि 3 का कोई ले जाए या 5 इलेक्ट्रॉन्स को कोई दे दे। तो 3 कम इलेक्ट्रॉन के साथ खेल करना आसान है, तो बोलता है भाई मैं 3 लेके जाओ, काम खत्म, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे इसको रिलेट करके कि एटॉमिक नंबर और वैलेंसी जो है रिलेट करने वाला चीज है, जो बोर्ड ने अच्छा थ्योरम बताया कि भाई देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए कि किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और सबसे बाहर वाला कक्षा में अगर वो पहली कक्षा नहीं हो तो मैक्सिमम 8 रहेगा। मतलब हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम के केस में वो है कि बाहर वाला कक्षा जो है, सॉरी हाइड्रोजन और हीलियम जहाँ पे एक ही कक्षा है, तो उसमें होता है कि मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, तो उस लोग दो दो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि सेटल हो जाए। बाकी सब में होता है जिसमें एक से ज्यादा कक्षा है, तो जो सबसे बाहर वाला कक्षा है उसमें मैक्सिमम 8 रह सकता है या 0 रह सकता है, तो उसी के लिए मारामारी चलते रहता है। एंड दैट इज व्हाट इज योर वैलेंसी। यहाँ तक में क्लियर है? अब मान लीजिए अगर कार्बन का बात करेंगे, बोरॉन के बाद कार्बन आता है, इसमें 6 रहेगा, तो क्या रहता है? अब इसका खेल देखिए इंटरेस्टिंग है। पहला कक्षा में 2 रहेगा, दूसरा कक्षा में 4 रहेगा। तब इसके पास क्या ऑप्शन है कि या तो इसका कोई 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाए या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। दोनों केस में 4 का खेल है, इसका इसका वैलेंसी हो गया 4। तो इसीलिए देखेंगे आप लोग, अगर देखेंगे अगर कभी ऐसा कुछ चीज से पाला पड़ा है मीथेन, तो यहाँ पे बोलता है कि भाई कार्बन को का वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो क्या हिसाब किताब इनके बीच में? ये लोग बोलता है कि चलो ठीक है, कार्बन का वैलेंसी सॉरी मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन का ऐसे वैलेंसी देखा जाए तो ये है, हाइड्रोजन का वैलेंसी जो है ये है, ठीक है। तो माइनस प्लस हम इसलिए लिखे हैं कि रेड करने में आसान होगा। तो ये देखिए यहाँ पे साथ में बना हुआ है कि ठीक है भाई तुम्हारा 4 जो है हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन का 4 एटम जो है, और ये इस बार हम लोग और भी बात करेंगे। यहाँ पे देखने बात है कि इसके पास 4 है, मतलब 4 एटम है, चारों का एक एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, इसको भी 4 घट रहा है, इसको भी 4 4 मिलाकर घट रहा है, ठीक है। तो होता है कि चलो हम लोग आपस में बांट लेंगे, मतलब ऐसे देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये मीथेन है, CH4 जो है ना मीथेन है, पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये गैस होता है। तो इसका देखिए, इसका जो इसका कक्षा में एक घूम रहा है, ठीक है, इसका कक्षा में एक घूम रहा है, इसका कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी कक्षा में एक कक्षा में तो 2 है अंदर वाला, और जो बाहर वाला कक्षा है उसमें 4 है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, मतलब जुड़ा हुआ मतलब शेयर कर रहा है, समझिए कि ये कार्बन जो है इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीजन को भी काउंट कर रहा है, इसका भी काउंट कर रहा है, इसका भी कर रहा है, और हर एक हाइड्रोजन जो है कार्बन का एक हाइड्रोजन को काउंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को हर एक
हाइड्रोजन जो है कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहा है, तो उनको भी लगता है कि मेरा भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन को भी 4 मिला करके इनका भी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, तो मतलब बाहर वाला कक्षा में 8 हो गया, तो इसका भी काम हो गया। तो आप देखेंगे ना हर एक जगह पे, हर एक जो केमिकल रिएक्शन होता है, हर एक जो मिक्सचर बनता है दो चीजों के मिलने से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसके पास भी एक कार्बन के पास इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और ऑक्सीजन को हर एक एटम को 2 ऑक्सीजन चाहिए था। ये लोग बोला कि भाई चलो दोस्ती कर लेते हैं, मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन मेरा, तो इसका भी स्टेबल रहेगा, ये आपस में जुड़ के सेटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पे शेयरिंग मोड में चला जाता है कि भाई चलो, जैसे बोलते हैं ना कि साझा बिजनेस करते हैं, जैसे उस तरह से ही खेल है इनका, कि भाई चलो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन को तुम काउंट कर लेना, तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कर लेंगे, और हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे। तो वही केमिकल वो जुड़ा रहता है आपस में। तो जब आपको इसमें से कार्बन, और देखिए आप इसको एक चीज थोड़ा समझते हैं, ये कार्बन का क्या खेल है, इसके 6, इसका एटॉमिक नंबर है 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और बाहर वाला कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन का खेल क्या है, ऑक्सीजन का है आपका एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है, मतलब 2, अब यहाँ पे नहीं बनाते हैं, थोड़ा गंदा हो जाएगा, ठीक है, 2, 8, 10, और सबसे बाहर वाला में, बाहर कक्षा में 6। अब यहाँ पे भी एक एक ऑक्सीजन बनाते हैं, हम सिर्फ बाहर वाला कक्षा को दिखाते हैं, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तब इसको भी 2 चाहिए तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, इसको 4 चाहिए तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, तो बोलते हैं कि भाई चलो दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, हम लोग भी दोस्ती कर लेते हैं। तब देखिए ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, कार्बन का भी 2, इससे मिला के 6, और इससे मिला के 2 और 6, सॉरी 4, तो मिला के इसका भी 8 हो गया। तो ये लोग आपस में जुड़ गया कि भाई चलो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन मेरा, मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, इसके साथ में हो गया। यहाँ पे भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मेरा, मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, तो इसको भी 8 का फीलिंग आ रहा है, उसको भी 8 का फीलिंग आ रहा है, तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों का एक पर्पस है, दोनों का एक उद्देश्य है जुड़ा रहने का। तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जुड़ा हुआ तो यहाँ पे एक एनर्जी बना हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है। ये परिवार तोड़ना हो अगर किसी का, तो लड़ाई लगाना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा, तो वही चीज होता है कि ये आपका एक कंपाउंड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है, वापस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इनका शेयरिंग चल रहा है, जुड़ गया है वो। तो जैसे इनको अलग करना होगा कार्बन और ऑक्सीजन को अगर, तो आपको इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जो जोड़ है ये टूटेगा और ये बिखरेगा अलग अलग। तो इसीलिए कोई भी चीज को अलग करने के लिए, इसीलिए जो है किसी भी कंपाउंड को अलग करने के लिए या तो आप गर्म करते हैं, हीट देते हैं, या कोई अलग रिएक्शन करते हैं। ले देखिए आपका पर्पस ये होता है कि ये जो इनका इनका जो जोड़ बना हुआ है इसको तोड़े, कि भाई चलो आप लोग सेटल हो गए हैं, आपको अनसेटल करते हैं, आपको अलग करते हैं, परिवार तोड़ते हैं, ठीक है। तो यही है आपका ये वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, और जो जो रिएक्शन होता है उसका ये हिसाब किताब है, या कैसे परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है अलग अलग कक्षा में कैसे बटा होता है, बोर थ्योरी के हिसाब, थ्योरम के हिसाब से, ये वाला पार्ट था। अब ये बताइए कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है अभी तक, तो बोलिए भाई। नहीं क्लियर है या नहीं है, कुछ कंफ्यूजन तो बोलिए भाई। आप से बता दीजिए। हाँ फिर से बता दे। तो चलिए हम लोग क्या क्या देखे कि भाई पहला चीज होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी परमाणु के अंदर में, चलिए वापस जाते हैं, कि किसी भी परमाणु में का जो न्यूक्लियस है वहां पे रहता है प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव एनर्जी, न्यूट्रॉन में कोई एनर्जी नहीं, न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वो गोल गोल घूमते रहता है अलग अलग कक्षा में, ठीक है। ये था बोर का थ्योरम। बोर का थ्योरम ये बोलता है और कि किसी भी कक्षा में
मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो इस फॉर्मूला के ऊपर निर्भर करता है। पहला कक्षा होगा तो n की जगह पे 1 लगा देंगे मतलब 2। दूसरा कक्षा हुआ तो n की जगह पे 2 लगा देंगे मतलब 8। तीसरा कक्षा हुआ तो n की जगह पे 3 लगा देंगे मतलब 18। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि किस कक्षा में कितना रह सकता है। और बोर्ड ने एक और भी थ्योरी बताया, वो ये था कि सबसे बाहर का कक्षा, अब मान लीजिए किसी भी एटम का ये चौथा कक्षा अगर है, फोर्थ फोर्थ चौथा कक्षा है, तो चौथा कक्षा में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2 × 4 स्क्वायर, तो 4×16 दूनी 32। 32 है, तो चौथा कक्षा अगर है, किसी किसी का एटॉमिक नंबर इतना है कि चौथा कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इस फार्मूला के हिसाब से 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन बोर बोला नहीं, जो आपका सबसे बाहर का कक्षा होगा उसमें कभी भी मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो अगर 32 का संभावना बन रहा है तो समझिए कि एक पांचवा कक्षा भी बन जाएगा इसमें इसमें कि इस कक्षा में रहने के बाद जो है बाकी उधर चला जाएगा। ठीक है, अब जो है ये था कि जो सबसे बाहर का कक्षा में 8 ही रह सकता है, और वही जो 8 होता है मैक्सिमम, जो सबसे बाहर का कक्षा है किसी भी पदार्थ का, जो किसी भी एटम का, मान लिया जाए कि बाहर का कक्षा में 8 रह सकता है मैक्सिमम, जो बोर्ड ने बोला। ठीक है, वो चाहे पहला नहीं, चाहे वो दूसरा कक्षा हो, तीसरा कक्षा हो, चौथा कक्षा हो, जो भी कक्षा हो, सबसे बाहर वाला कक्षा, सबसे सबसे बाहर का ऑर्बिट जो है उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और 8 से जो कम है वही उसका वैलेंसी है। मतलब 8 पूरा करने के लिए जो भी जुगाड़ या तिक्रम लगाता है, दैट इज व्हाट इज द वैलेंसी। तो अब मान लिया जाए किसी भी परमाणु का बाहर, सबसे बाहर का कक्षा में मान लिया जाए कि ये कितना है, 3 3 6 6 7 है। अगर 7 अगर पड़ा हुआ है बाहर का कक्षा में, तो उसको चाहिए कितना? एक और चाहिए, उसके बाद सेटल हो जाएगा, वो सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ये जो एक चाहिए ना, ये एक चाहने वाला जो संभावना है, दैट इज व्हाट इज योर वैलेंसी। अगर मान लिया जाए दूसरा कोई परमाणु है जिसका जिसका बाहर का कक्षा में 3 चीज है, 3 इलेक्ट्रॉन है अगर, तो इसको होता है कि भाई चलो 3 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास ऑप्शन 2 है, या तो हम 3 को किसी को डोनेट कर दें, जान छूटे, उसके नीचे का कक्षा के साथ में से रहेंगे, ऊपर का कक्षा नहीं चाहिए हमको, ऊपर का ऑर्बिट नहीं चाहिए, या कोई हमको 5 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हमको 8 हो जाएगा, फिर हम सेटल हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन को पाना या खोना जो दोनों होता है ना, उसमें एनर्जी लगता है। ठीक है, तो उस हमेशा अगर एक इलेक्ट्रॉन साथ डील करना है तो आपको कम एनर्जी लगेगा, 5 इलेक्ट्रॉन साथ में डील करना है तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो हमेशा जो है कम एनर्जी वाला, कम ऊर्जा वाला खेल करने की कोशिश करता है कोई भी। ठीक है, तो अगर मान लिया 3 है अगर इसके बाहर वाला उसमें, तो ये बोलता है कि ठीक है 3 है तो हमको 3 हम खो देंगे तो यह काम हो जाएगा, तो उसका बैलेंस ही होता है 3। अगर कोई चाहे तो बोल सकता है कि भाई इसका बैलेंस 5 भी बोल सकते हैं आप, कि भाई 5 मिल गया तो भी इसका काम हो जाएगा। तो नेट नेट ये होता है, किसी भी परमाणु का वैलेंसी ये दर्शाता है कि उसके उसके अंदर रिएक्शन की संभावना कितनी ज्यादा है, वो कितना जल्दी प्रतिक्रिया करेगा, मान लिए, या उसको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए सेटल होने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी का वैलेंसी अगर 1 है वर्सेस 5 है, तो मतलब है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन से इसका काम हो जाएगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन से इसका काम होगा। तो ज्यादा वैलेंसी मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगा, और उसका रिएक्शन करने का संभावना उतना ही कम है। तो हम ये बता रहे थे आप लोग को कि अगर हर कोई का पर्पस ये होता है भाई मेरा बाहर वाला कक्षा में, बाहर वाला ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम सेटल हो जाएंगे। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का बात कर रहे थे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब एक कक्षा में 2, मतलब पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 4। तब इसको रहता है जल्दी कि भाई जल्दी से कोई हमको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, 8 हो जाएगा, हम सेटल हो जाएंगे। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, या फिर कहीं पे साझा कर लेगा कि चलो ठीक है मेरा घर नहीं, किराए पे ले लेते हैं। ठीक है, तब ऑक्सीजन अगर देखेंगे, अगर ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 16, मतलब 2, 8 और 6। इस कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 2n² के हिसाब से मैक्सिमम 8 हो सकता है, तो 8 भर गया, और बच गया 6, तो 6 तीसरा कक्षा में है।
तो ऑक्सीजन को हड़बड़ी है कि भाई हमको कोई 6 है मेरे बाहर वाला कक्षा में, कोई 2 दे दो, या कोई 2 के साथ शेयर कर ले, या भाड़ा पे ले ले। तो कार्बन का बोलता है कि चलो ठीक है, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बांट लिया आपस में। दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, उसका भी हम अभी से बाहर वाला कक्षा दिखा रहे हैं। चलो बोलता है चलो तुम्हारा 2 मेरा 2 बांट लेते हैं। बांट लेते हैं मतलब शेयर कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं। तो जो भी आपका जो कंपाउंड होता है ना, जहाँ पे क्या 2-3 तरह का चीज रहता है, 2-3 अलग अलग एलिमेंट रहता है, तो वहां पे उनका वही रहता है कि वो आपस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ताकि दोनों को ये लगे कि हाँ मेरा 8 पूरा हो गया। अब यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ कि कार्बन को भी यहाँ पे 4 था पहले से, इसका 2 का हिसाब कर लिया अपने में कि भाई मेरा 6 हो गया। इसके साथ में 2 और हिसाब कर लिया इसको, चलो 4 + 2, यहाँ का 2 और यहाँ का भी 2, इस वाले का 2, तो 4, और इसका अपना 4 था, तो 8 हो गया। उसने ऑक्सीजन को हुआ कि भाई मेरे पास 6 था, इस कार्बन का हम 2 काउंट कर लेते हैं। ये इस ऑक्सीजन को इधर भी 6 था अपना यहाँ पे, और ये वाला का कार्बन का 2 काउंट कर लिया, तो यहाँ पे साझा कर लिया बेसिकली। तो ये आपस में जुड़ गया। अभी लोग 2 था, दोनों का दोस्ती हो गया है। कार्बन ये दोनों का ऑक्सीजन का एटम और ये कार्बन का दोस्ती हो गया है, और लोग बंद के रखा हुआ है कि भाई देखो, तुम छोड़ोगे तो मेरा मामला गड़बड़ा जाएगा, हम छोड़े तुम्हारा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे इनके बीच में एक बॉन्ड है। अगर आपको इसको अलग करना हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में से एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम को अलग करना हो, तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो वही बोलना चाह रहे थे कि जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है ना, उसमें वो लोग अपना वैलेंसी के हिसाब से जुड़ जाता है, तो उनको अगर, और उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो आपको अगर उसको किसी भी कंपाउंड में से अलग अलग एलिमेंट को तोड़ना होगा, निकालना हो बाहर, तो आपको उसके लिए एनर्जी लगता है। वो एनर्जी यही होता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे जुड़ा हुआ जो है, उसको तोड़ने के लिए लगता है। दैट वाज द थ्योरी। अंकित समझ पाए? नहीं, ज्यादा कंफ्यूज हो गया? सर समझ में आया है। आया? ओके, चलिए, यस सर। ओके। तो यही है पूरा हिसाब किताब। हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या योगदान रहता है, उस पर ही हम लोग सीखे। और अगला चीज जो है, अ, बाकी 2 चीज बचा है, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तो आइसोटोप जो है जरा कुछ भारी भरकम चीज नहीं, इसका इसका परिभाषा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइसोटोप जो होता है ना, समझिए कि एक ही पदार्थ का अलग अलग, क्या बोलेंगे, जैसे कि मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन मास नंबर अलग है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोबार्स में क्या होता है, um, एक मिनट रुकिए। ओके, हाँ, अच्छा, तो देखिए, पहला क्या हो गया, आइसोटोप। आइसोटोप का हिंदी क्या होता है, आप लोग देख लीजिएगा, आपका किताब में रहेगा। देखिए, 2 चीज है, आइसोटोप मतलब ये पूरा खेल एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हिसाब से, ठीक है। आइसोबार, तो आप देखिए, आइसोटोप में क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे क्या आइसोबार में क्या होता है कि मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है। इसको ऐसे समझिए कि किसी भी सेम पदार्थ का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, उसका इसका एटॉमिक नंबर सेम, मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम है, उनका न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने की वजह से उनका मास नंबर अलग अलग है। तो ये हो गया आइसोटोप।
मतलब एक ही पदार्थ का अलग अलग परमाणु हुआ, क्योंकि प्रोटॉन सेम है तो समझिए कि एक ही चीज का अलग अलग तरह का परमाणु है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु, एक जिसमें कि एक प्रोटॉन है, दोनों में एक प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या मान लीजिए अलग अलग है, तो आइसोटोप हो गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया। आइसोबार में क्या होता है कि आपका मास नंबर सेम होता है, मतलब ये अलग अलग चीज भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एड समेशन जो है सेम है। इसका कुछ उदाहरण सोचेंगे अगर तो पता चलेगा। मतलब आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोबार में मास नंबर सेम है, उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ही खत्म करते हैं, ये छोटा सा डेफिनेशन है, आप लोग किताब में देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कुछ डाउट होता है तो पूछ लेंगे, अगले क्लास में बता देंगे, नहीं तो हम लोग वी आर प्रीटी मच डन विथ चैप्टर 4 ऑफ साइंस, ठीक है। तो हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, कैसे एटम का स्ट्रक्चर के बारे में सीखे और उसका क्या योगदान होता है, कैसे वो रिएक्शन में काम आता है। और हम आगे जब हम आयंस और उसके बारे में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर्स में, तो और भी क्लियर होगा ये, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। नो सर। ओके, I'm assuming, I'm hoping कि आप लोग कुछ सीखे, हम तो